हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। पूरा मैग्नेटिज्म को हम डील कर रहे हैं। तो उसमें हम एक प्रॉब्लम लिए थे, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था। जेई एडवांस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। आइए उसको हम डील करते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ यूं कहा गया था कि इनिशियल वेलोसिटी उसका आपको 4i मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड है मतलब -z, यानी कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो इन किया है इसमें उसका है आपका 4i। आई क्या है, एक्स एक्सिस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये इन किया, और एग्जिट किया तो वो आपका वेलोसिटी भी दिया हुआ है। तो अगर हम इस थीटा का वैल्यू निकालें, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बस ये बोला था कि परपेंडिकुलर है, ये नहीं बोला था कि क्रॉस है या डॉट है, बस ये बोला था मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स बाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू एक्स बाई प्लेन। तो उसमें क्या हो सकता था, या तो क्रॉस हो सकता था या डॉट हो सकता था, दोनों हो सकता था। तो क्रॉस होगा कि डॉट होगा, ये बहुत ही कमाल का चीज है। तो जब हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इंटर किया है x बराबर 0 पे, और एग्जिट कब करेगा, x बराबर l पे। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड, ये आपका उसका रीजन हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका रीजन हो गया। तो यहां से आपका आ जाएगा कि ये जो है एक्स बाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है, एक्स बाई प्लेन में, और इसके परपेंडिकुलर होगा। तो जैसा कि हम हर बार यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके थ्रू अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल बना रहा है, और सर्कल ये बना रहा है, तो ध्यान से देखिए v इधर। तो जब भी हम देखते हैं तो यूज करते हैं जब कोई चार्ज, क्योंकि ये चार्ज है जो कि प्लस क्यू चार्ज इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसका मास आपको कैपिटल एम दिया हुआ है। यानी कि एक चार्ज है जो कि इस रीजन में, इस मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है x बराबर 0 से x बराबर l तक, इस रीजन में ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें इंट्रोड्यूस होता है तब उसका वेलोसिटी क्या होता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ वो होता है। और आपको बताना है कि उसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा जब ये इससे एग्जिट करेगा। तो जब ये एग्जिट करेगा तो ये कुछ ऐसा पाथ इसका बनेगा, क्योंकि चार्ज अभी भी क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसका मास क्या है, इसका मास चार्ज प्लस क्यू है, और इसका मास एम है। तो पहले हम ये देखते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपसे पूछा है, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम डायरेक्शन के लिए जब हम यूज करते हैं एफ एम, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। क्यू क्या है, चार्ज, जो कि यहाँ प्लस क्यू है, और v क्रॉस बी। तो इसमें हम देखेंगे तो v से b की तरफ, तो v का डायरेक्शन आपको सिंपली i में दिख रहा है। तो v, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहा तो v क्रॉस b में ये थंब का डायरेक्शन होगा, वो क्या डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर इसके सेंटर की तरफ लगे, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, यानी कि इस पॉइंट पे इधर, फिर v का डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, टेंडेंशियली है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is along the tangent, is along the
तो ये हमेशा किधर लगेगा, अलोंग द टेंजेंट। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट, तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट, तो v का डायरेक्शन आपको क्लियर है कि हमेशा क्या हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट। तो v क्रॉस b अगर ये अंदर होता है, मैग्नेटिक फील्ड को दो ही चीज रखेंगे, बस आपको बोला है कि परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर में दो चीज आता है, या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा, तो दोनों पोजीशन बन सकता है। आपको बस ये बोला है कि एक्स वाई प्लेन का क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रहा है, वेलोसिटी जो है एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर इससे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक चार्ज आएगा, चार्ज का डायरेक्शन ये है, तो v इधर है, और अगर क्रॉस अंदर हुआ तब इधर जो फोर्स लगेगा क्या, अलोंग द सेंटर लगेगा, और अलोंग द सेंटर लगेगा तब इसका जो डायरेक्शन है, अगर हम इसको v इधर है और इसको आउटवर्ड लगा दें तो ध्यान से देखिए होगा क्या, अगर हम इसमें क्रॉस के जगह डॉट ले लें, यानी कि हम क्या ले लें कि इस प्लेन के आउटवर्ड में अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, तो v तो उधर ही रहेगा, v उधर रहेगा, और सिंपल सा बात है, ये बाहर की तरफ देखेंगे तो ये किधर लगेगा, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि रेडियली आउटवर्ड लगेगा। जब ये रेडियली आउटवर्ड लगेगा तो ये सर्कल नहीं बनेगा, इसका स्ट्रक्चर सर्कल टाइप नहीं रहेगा, क्योंकि इनवर्ड लग रहा है तभी तो ये सर्कल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या लग रहा है इसके सेंटर की तरफ, यानी कि इसके सिंपल सा बात है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब लगेगा तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे चार्ज आएगा टेंजेंशियल आउटवर्ड, तो v इधर क्रॉस अंदर, तो थंब का डायरेक्शन जो डायरेक्ट दिखाता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाता है v से, तो v इधर, v क्रॉस अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रॉस है, तो जिसकी वजह से इधर डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर हम डॉट करते हैं, एक बार हम डॉट करके भी देखते हैं, तो डॉट जब करेंगे तो डायरेक्शन इधर नहीं होगा, डायरेक्शन v तो वही होगा और इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी कि अवे फ्रॉम सेंटर हो जाएगा, तो ये सर्कल नहीं बनेगा। ये सर्कल का क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का आर्क बन रहा है, और अगर और आर्क बन रहा है तो सर्कल का सेंटर की तरफ तो फोर्स लगना चाहिए, तभी तो वो सर्कल बनेगा, वरना ये क्या हो जाएगा, सर्कल का आर्क के लिए जो भी फोर्स लगता है वो क्या होता है, टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, इसीलिए ये क्या होता है, सर्कल बन पाता है। और अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा तो ये सर्कल नहीं बनेगा। तो अगर ये आउटवर्ड होता तो क्या लगता, इधर के डायरेक्शन में लगता, यानी कि जो फोर्स इधर लग रहा है तो क्या होता, अवे फ्रॉम सेंटर लगता फोर्स, तब ये क्या होता है, सेंटर से दूर जाते हुए फोर्स इसमें दिखाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, हर बार किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस ले रहे हैं तो ये सर्कल बनेगा। और तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द टेंजेंट, तो v क्रॉस b से आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ले सकते हैं। तो दो चीज पूछा है, एक आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए और दूसरा उसका डायरेक्शन बताइए। तो डायरेक्शन क्या आ गया आपका, इनवर्ड, क्योंकि आउटवर्ड ले लीजिएगा तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, जब रेडियली आउटवर्ड होता है तब तो ये सर्कल तो कम से कम नहीं बनेगा, मतलब सर्कल बनने के लिए क्या होगा, इसको इधर फोर्स लगना जरूरी है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये आपका है। तो अब हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा उस पर तो हम चर्चा कर लिए कि इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड होगा तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, और अगर डॉट अगर हम क्रॉस रखते हैं तो क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा और ये एक सर्कल बनेगा। और अगर हम डॉट करते हैं तो रेडियली आउटवर्ड लगेगा फोर्स, तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इस रीजन को पार करने में इसको कितना सेकंड लगता है, 10 मिली सेकेंड में ये इस रीजन को क्रॉस कर जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि x बराबर 0 और x बराबर l के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको क्रॉस करने में उसको 10 मिली सेकेंड लगता है, मतलब एक भी सेकेंड नहीं लगता, उससे भी कम समय में ये इसको पास कर जाता है। तो अब हम देखते हैं ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू से ही हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक
फील्ड का डायरेक्शन तो हम देख लिया, मैग्नेटिक फोर्स का आपको वैल्यू भी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको हम लिखेंगे टेन थीटा। तो यहाँ से हम टेन थीटा अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे टेन थीटा क्या हो जाएगा। तो टेन थीटा अगर हम यहाँ देखें तो इनिशियली में जो वेलोसिटी होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ ही होता है, लेकिन फाइनल में जब इस पॉइंट पे ये पहुंचता है, अगर इस पॉइंट को हम ले लें, लेट्स दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, then the velocity at the point A, that is 4 meter per second, which is directed along x-axis. But when it reaches the point that B, then its direction is along the tangent and its direction is this. तो यहाँ से अगर हम निकालें टेन थीटा का वैल्यू, कि टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा हो जाता है J बाय आई, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, तो जे कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, तो जे कंपोनेंट आपका 2 है और आई कंपोनेंट आपका है 2√3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/√3। टेन थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया, टेन थीटा क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, यहां से आप निकाल सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू। तो इस पॉइंट पे जब आता है तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया ये, तो वेलोसिटी जब भी आपको थीटा निकालना हो तो थीटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो थीटा के लिए हम हमेशा यूज करते हैं ये इस टाइप का कंटेंट हम यूज करते हैं, ये आपका थीटा है। तो जब भी हम यूज करेंगे तो हम जब भी थीटा यूज करते हैं तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वही तो होता है टेन थीटा, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जे बाय आई कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1/√3, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1/√3, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा π/6, यानी 30 डिग्री एंगल आपका आ गया किसका, थीटा का वैल्यू। अब हम देखते हैं कि थीटा जब इतना सब्सटेंड किया और उसको टाइम कितना लगा 10 मिली सेकेंड, तो अब हम निकालते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड का, v आउटवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ थीटा कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये इसका टेंडेंशियली इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है, टेंजेंट के अलोंग होगा, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा अलोंग द टेंजेंट, तो इधर टेंजेंट रहेगा, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा होगा, और थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये जो हो गया ये आई हो गया, तो ये आपका जे हो गया, तो क्या होता है जे बाय आई। अब ध्यान से देखिए, ये आपका थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा आपका आ जाएगा टेंडेंशियली आउटवर्ड, तो ये आपका हो जाएगा क्या, थीटा हो जाता है हमेशा, ये आपका आई हो गया एक्स एक्सिस, तो ये आई, और ये आपका क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा जे, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा आपका हो जाता है जे बाय आई, तो जे में आपका आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2√3, सो यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1/√3, और थीटा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा π/6 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ तक हम काम कर लिए। अब हमको चाहिए थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री, 60 नहीं 30। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड थीटा का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि ये आर्क है, तो आर्क में हम हमेशा लिखते हैं थीटा दैट इज इक्वल टू L/R, हमेशा थीटा दैट इज इक्वल टू L/R। अब L क्या होता है, R क्या होता है, तो L जो होता है ये आर्क का डिस्टेंस होता है, ये आर्क का जो ये लेंथ है ये आपका हो जाएगा L, और R क्या है, R इसका रेडियस, अब ध्यान से देखिए R जो है इसका क्या हो जाएगा रेडियस, ये रेडियस माने सर्कल बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में रखे, जिसके वजह से सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, और ये क्या बनाएगा एक सर्कल बनाएगा, तो सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, फोर्स इनवर्ड लग रहा है, फोर्स सर्कल के इनवर्ड लग रहा है, तो ध्यान से देखिए,
तो जब थीटा दैट इज इक्वल टू एल बाय आर, एल क्या है, आर्क है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा, थीटा दैट इज इक्वल टू एल बाय आर। अब आर इसके केस में होता क्या है, तो आर के लिए हम हमेशा बताएं आर दैट इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। अब आपको पता है कि इसका जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और इसका मास प्लस एम है, तो रेडियस यहाँ से क्या हो जाएगा, रेडियस की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, और एल आर्क, आर्क कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ध्यान से देखिए वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी का था 4 मीटर पर सेकेंड से ये रिलीज किया, और कितने सेकेंड में यहाँ तक पहुंचा, ए से बी जाने में इसको कितना समय लगा, ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लगा, 10 मिली सेकेंड में इस वेलोसिटी से यहाँ तक ये पहुंच गया, यानी 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से कितना देर तक ही चला, 10 मिली सेकेंड तक, और उसके बाद ए से ये बी पॉइंट तक पहुंचा। तो इसका एल का वैल्यू, यानी ये जो आर्क है, आर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आर्क आपका हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, और कितना टाइम लगेगा इसको जाने में, 10 मिली सेकेंड, और यहाँ के जाने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होता है, पहले ये होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ये होता है। तो फाइनल वेलोसिटी से हम क्या निकाल लिए, जे बाई आई से थीटा निकाल लिए, जो कि π/6 है, यानी कि ये कितना एंगल सब्सटेंड करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा करेगा π/6 यानी 30 डिग्री। तो ये आपका आ गया एल आर, आर क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होता है, एम बी बाई क्यू बी, और थीटा का वैल्यू क्या आया, π/6। अब यहाँ से एक ही अननोन आपको दिख रहा है, वो क्या है, वेलोसिटी आपको पता है, तो वेलोसिटी का वैल्यू है हम रख, तो v से v कैंसिल, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, π/6 दैट इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा 10, नीचे बच जाएगा m, मास m रखे, v से v कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा b उधर रखें, और यहाँ से πm बाई क्यू, और ये आपका 60 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू b, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 10⁻², तो ये आपका आ गया 10⁻²। तो ये अगर 10⁻² रहेगा, यानी कि नीचे जाके ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नीचे 100, तो इससे अगर कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा 50/3 πm/q, 10 मिली सेकेंड है, तो उसको हम 10⁻² सेकेंड इसमें एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दिया गया है कि दो आपको सोलेनॉइड है, एक ए एक बी, टू मेटालिक रिंग टाइप का है, इसको इस टाइप से आप ऐसे कीजिए, तो ये रिंग टाइप ही आपको मिलेंगे, डिस्क नहीं मिलेगा, ये रिंग मिलेगा। तो इस टाइप से दो आपको रिंग दिया गया है क्वेश्चन में, तो एक का ए ले लेते हैं, एक को बी ले लेते हैं, तो ये आपका रिंग ए है, ये आपका रिंग बी है। तो क्या है, टू मेटालिक रिंग ए एंड बी, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, यानी दोनों का साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। तो ये आपका सिंपल सा बात है, दो रिंग है इस टाइप से, आप इसको सोलेनॉइड ही समझिए कि दो सोलेनॉइड का ये प्रॉब्लम है। तो इस टाइप का ये ए है, इसको आप बी ले लीजिए। तो क्या है, टू मेटालिक रिंग ए एंड बी आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज हैविंग डिफरेंट रेजिस्टिविटी, यानी कि एक का रॉ ये है P1, एक का रॉ इसको P1, एक का रॉ P2। तो यहाँ देख रही है कि दो रिंग है, एक ए एंड बी आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज बट हैविंग डिफरेंट रेजिस्टिविटी, रॉ ए एंड रॉ बी आर केप्ट ऑन द टॉप ऑफ टू आइडेंटिकल सोलेनॉइड,
टू आइडेंटिकल सोलेनॉइड व्हेन करंट आई इज स्विच्ड ऑन, जब हम इसको स्विच्ड ऑन करते हैं आइडेंटिकल सोलेनॉइड को, व्हेन करंट आई इज स्विच्ड ऑन इन बोथ सोलेनॉइड इन आइडेंटिकल मैनर, मतलब दोनों में सेम ही मैनर से, इन आइडेंटिकल मैनर द रिंग ए एंड रिंग बी जंप टू हाइट h1 एंड h2 रेस्पेक्टिवली। और हाँ, हाइट जो है ये जंप किया, यहाँ पे क्या किए हम, जब हम इसमें करंट का फ्लो करवाएं, करंट का फ्लो जब हम इसमें करवाएं, दोनों में करवाएं, तो क्या हुआ, इसका जो हाइट है, तो हाइट, तो एच ए यानी हाइट ए का जो हाइट है बी से बड़ा है, यानी एच ए इज ग्रेटर देन एच बी। द पॉसिबल रिलेशन बिटवीन देयर रेजिस्टिविटी एंड देयर मासेस, यानी इसका मास और इसका रेजिस्टिविटी में आप रिलेशन बताइए। तो ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, क्योंकि इसमें आपको एक एक करके हर चीज देखना है। आप इसको सोलेनॉइड यानी दो अलग अलग सोलेनॉइड का प्रॉब्लम समझ सकते हैं, और इसमें आपको कहा गया है कि दोनों रिंग टाइप है स्ट्रक्चर, आपको क्लियरली दिख रहा है कि रिंग टाइप है, और दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग है, मास अलग अलग है, और हाइट अलग अलग है। तो ध्यान से देखिए, एच ए एंड एच बी आपका सारा का हाइट है, तो क्या कह रहा है कि दोनों में हम क्या किए, करंट का फ्लो करवाएं दोनों। अब ऐसा समझिए कि दो आइडेंटिकल क्वाइल है, इसको क्योंकि बहुत सारा क्वाइल मिलता है तो क्या बनता है, एक सोलेनॉइड बनता है। तो समझिए कि ये क्वाइल है, और क्वाइल में हम क्या करते हैं, करंट को हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये रिलेशन आपसे इसमें पूछा है। तो टू मेटालिक रिंग ए एंड बी, दोनों का शेप साइज दोनों का सेम है, बट देयर रेजिस्टिविटी आर डिफरेंट। एक का पी ए यानी रॉ 1, एक का रॉ 2 है, अलग अलग रेजिस्टिविटी है। और करंट I1 इज स्विच्ड ऑन, अब करंट I1 को क्या किए, स्विच्ड ऑन कर दिए इन बोथ सोलेनॉइड, दोनों में हम कर दिए इन आइडेंटिकल मैनर, यानी दोनों का सेम है, लेकिन हाइट जो है ए का हाइट ज्यादा है, एच ए इज ग्रेटर देन एच बी। तो ये दिया हुआ है, तो आपको रिलेशन किस में ढूंढना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर रेजिस्टिविटी एंड देयर मासेस। तो ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है जो जेईई। तो इसमें हम क्या किए, दो रिंग बनाए, ये आपका है रिंग फर्स्ट, ये आपका रिंग बी है, तो ए और बी रिंग है। इसमें हम क्या किए, अब मास और इसके रेजिस्टिविटी में आपको रिलेशन ढूंढना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम जब करंट प्रोड्यूस करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर बना, सपोज इट इस पॉइंट पे, यहां से जो हाइट है ये आपका हाइट हो जाएगा एच ए, और इसके ऊपर बी बनेगा, तो उसको हम ले लेते हैं इस पॉइंट, इससे ऊपर भी हाइट रहेगा, ये आपका समझिए कि एच बी हाइट। तो ये आपका हाइट हो गया एच ए, और ये आपका हाइट हो गया एच बी। अब आपको क्लियरली मेंशन है कि एच ए इज ग्रेटर देन एच बी, यानी कि ए से ऊपर, यानी कि ध्यान से देखिए दोनों आइडेंटिकल रिंग है, आइडेंटिकल सोलेनॉइड है, आइडेंटिकल रिंग है, या आप ऐसा समझ सकते हैं आइडेंटिकल सोलेनॉइड है, आइडेंटिकल सोलेनॉइड है। बस फर्क ये है कि दोनों में रेजिस्टिविटी अलग अलग है, इसका रेजिस्टिविटी पी ए है, इसका रेजिस्टिविटी पी बी है, और इसमें यह दिया गया है कि एच ए इज ग्रेटर देन एच बी। अब इससे इसको हम डेराइव करते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें हम करंट का फ्लो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने से इस पे, इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड।
अब ध्यान से देखिए, और मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से यहाँ पे जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि बहुत दूर तक हो रहा है। यानी हाइट का मतलब ये आप ध्यान से देखिए, ये जो हाइट है एच बी ये कम है विथ रिस्पेक्ट टू एच ए, तो ये बहुत दूर तक इसके वजह से इसमें करंट का फ्लो हम करवा रहे हैं, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रिंग A is more than B field, magnetic field produced by ring B। इसके वजह से इसमें क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा है तो ज्यादा होने के क्या क्या वजह हो सकते हैं, हर चीज हम सेम रखें, आइडेंटिकल सोलेनॉइड रखें, आइडेंटिकल करंट भी इसमें जो फ्लो हो रहा है वो भी बराबर है, यानी हर चीज़ बराबर है, इसमें भी जो करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट भी सेम है, सोलेनॉइड भी सेम है, तब इसमें क्यों ज़्यादा हो रहा है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका हाइट ज़्यादा क्यों है, इसका क्या क्या वजह हो सकते हैं। क्या मास डिपेंड कर रहा है, तो यही आपसे पूछा, क्या मास से फर्क पड़ रहा है, तो मास से फर्क पड़ सकता है कि मास से फर्क पड़ सकता है या रेजिस्टिविटी से फर्क पड़ सकता है। तो क्योंकि ये जो है सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड क्या बनता है, बहुत सारे कॉइल से मिलके बनता है, ये भी कॉइल होगा। तो ध्यान से देखिए, कॉइल में एक करंट, लीकेज करंट होता है, उस करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट यानी करंट जो होता है, क्योंकि दोनों में करंट सेम पास कर रहा है, सेम कॉइल है, सेम सोलेनॉइड है, लेकिन फिर भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसका हाइट जो है ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो क्यों, तो इसमें जो लीकेज करंट होता है उसको क्या कहते हैं, इडी करंट। इडी करंट, अब ध्यान से देखिए, इसमें लीकेज करंट ज्यादा हो, अब लीकेज करंट तो दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए रॉ का वैल्यू अलग अलग है, यानी कि इसमें जो मटेरियल है, मटेरियल अलग अलग है, तो मटेरियल के वजह से इडी करंट अलग अलग हो सकता है। तो इडी करंट की बात करें, इडी करंट तो दोनों में अलग अलग हो सकता है, करंट तो दोनों में सेम सप्लाई हो रहा है, कॉइल भी सेम है, लेकिन इडी करंट तो अलग अलग हो सकता है। वो तो किस पे डिपेंड करता है, वो रॉ पे डिपेंड करता है, अब वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन तो दोनों का सेम है, सेम साइज है, सेम कॉइल है, लेकिन इडी करंट के वजह से अगर हम देखें तो क्या होगा, इसमें क्योंकि इसके वजह से सब कुछ सेम है, तो इसमें सिंपल सा बात है कि इसमें रॉ रेजिस्टिविटी दिया हुआ है आपको, कंडक्टिविटी नहीं दिया हुआ है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में बहुत फर्क है। आपको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से आता है, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, और एक आता है कंडक्टिविटी। तो आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो सिंपल सा बात है कि रेजिस्टिविटी जिसका जितना कम होगा वो उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी जिसका जितना कम होगा वो उतना अच्छा, यानी कि रॉ का वैल्यू जिसका जितना कम होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। ये तो आपको समझ में आता है। तो इसमें क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है उसके रिस्पेक्ट में, इसका हाइट जो है इसके रिस्पेक्ट में कम है, यानी कि एच बी इज लेस देन एच ए, और ये हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि इसका जो रेजिस्टिविटी है, इसमें जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टिविटी कम है और इसका ज़्यादा है। तो कम है तो ये गुड कंडक्टर है, जिसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यानी कि रॉ ए इज लेस देन, क्योंकि रेजिस्टिविटी जितना कम होगा, यानी कि रेजिस्टिविटी जितना कम होगा वो उतना गुड कंडक्टर होगा।
तो सिंपल सा बात है कि इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा, तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये इसमें क्या होगा, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, जिसकी वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, यानी कि इसका रॉ तो कम होगा, यानी PA इज लेस देन PB। ये बात आपको समझ में आती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा लीकेज करंट करेगा, यानी एडी करंट इसमें बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो हाइट है वो कम होगा। तो एक बात तो यहाँ से ये समझ में हमको आती है। अब हम आते हैं मास पे। मास का क्या फंडा है, और उसके बाद आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और बाकी d∅dt यानी कि d∅dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज वही इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि शेप, साइज, ओरिएंटेशन सब कुछ वही है, तो फाई भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका ज़्यादा है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से। अब मास का देखते हैं, मास का क्या लफड़ा है। तो फील्ड पे मास से कोई लेना देना नहीं होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको क्या चाहिए, फाई के लिए क्या चाहिए, B.A। तो सिंपल सा बात है, इसका मास आप बड़ा रखें छोटा रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसा, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मैग्नेटिक फील्ड इज ये चार्ज पे सिर्फ डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इट इज magnetic field is independent of mass. Magnetic field is independent of mass, यानी कि ये मास पे कोई डिपेंड नहीं करता है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये आपको क्लियरली दिख रहा है। तो मास कुछ भी रखें, इसका मास ज़्यादा ही रख लें, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ईडी करंट थोड़े ना कम हो जाएगा। ईडी करंट किस पे डिपेंड करता है, तो उसके रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल सा बात है, अगर ये पुअर कंडक्टर होगा, ये पुअर होगा, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि P से ज़्यादा PB होगा, यानी कि रेजिस्टिविटी इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा अगर रेजिस्टिविटी होगा, यानी रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी हाई, सो इट इज पुअर कंडक्टर। सो इट्स पुअर कंडक्टर, यानी इडी करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मतलब इडी करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, करंट लॉस ज़्यादा हो जाएगा, करंट का लीकेज होगा, करंट का लॉस ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो मास से कोई डिपेंड नहीं करता, मास से थोड़े ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, तो मास का कोई नहीं है, तो आप इसका मास बढ़ा भी दीजिएगा तब भी ये एक पुअर कंडक्टर ही रहेगा। सो रेजिस्टिविटी आप जितना बढ़ाइएगा तो ये पुअर कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर होगा तो ईडी करंट ज़्यादा होगा, ईडी करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इसका हाइट कम ही होगा। सो सिर्फ इसमें डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, मास से कोई, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास आप कुछ भी रखें उससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे, और एरिया पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, तो इस पे डिपेंड कर रहा है और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, और एरिया पे डिपेंड करता है, phi d. तो दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम दैट इज आस्क्ड इन द JEE 2013-9 and long infinite hollow cylinder conducting cylinder with inner radius that is r/2 and outer radius that is r carries uniform current density along its length, then the magnitude of magnetic field that is B as a function of radial distance that is r from the axis। तो ये आपको एक इनफाइनाइट, आप ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा ये आपका शेप है, और इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस को हम ले लेते हैं, सपोज डेट इसका रेडियस हम ले लेते हैं r, और इसका आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इज ए फंक्शन ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस दैट इज r फ्रॉम एक्सिस। तो ये आपका आ गया इस टाइप से,
तो यहाँ से सारे डिस्टेंस पे आप इसका सिंपल सा बात है, ग्लास में आप ग्राफ ही इसका बना लीजिए। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। लॉन्ग इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसका रेडियस आप आर ले लें। इसके हर एक पॉइंट पे आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और आप में इसमें दे दिया हुआ है करंट डेंसिटी के फॉर्म में, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J, दैट इज करंट इन एरिया पर यूनिट एरिया, इसको क्या कहते हैं, J आपका, ये आपका आ जाएगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी along its length, और आपको इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और जो कि फंक्शन होना चाहिए इसके सेंटर से जो डिस्टेंस हो। सेंटर से ये आपका हो जाएगा r/2, ये आपका हो जाएगा कैपिटल R, और फिर उसके बाद इसका हमको क्या बनाना है, लास्ट में ग्राफ ही बना लेना है, और वो क्या होना चाहिए, करंट डेंसिटी के टर्म में along its length। किसके along its length। तो आपको क्या निकालना है इसमें, लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर, इट्स इंपॉर्टेंट, लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग सिलेंडर। इनर रेडियस इसका क्या है, इसका इनर रेडियस r/2 है, जो कि आपको दे दिया हुआ, ये इनर रेडियस r/2 है, और आउटर रेडियस जो है, ये आपका आउटर रेडियस, यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये आपका कैपिटल R है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। इसका इनर रेडियस आपको दे दिया हुआ है r/2, और इसका आउटर रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है, कैपिटल R। और आपसे पूछ क्या रहा है इसमें करंट डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है कि इट्स यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, दैट इज अलोंग इट्स लेंथ के अलोंग इसका करंट डेंसिटी जो है आपको दे दिया हुआ है J इसका करंट डेंसिटी हम ले लिए, और इसका इनर है, इसका इनर रेडियस r/2 रखे हैं, ये इसका इनर रेडियस है। ये आपका है लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। इसका इनर रेडियस आपको दे दिया हुआ है r/2, और इसका आउटर रेडियस, ये आपका इनर रेडियस है, यहां से आपको डिस्टेंस देखना है, और इसका आउटर रेडियस जो कि r दे दिया हुआ है। अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब ये एक्सिस है, और यहां से r डिस्टेंस हम लेते जाएंगे, इन पॉइंट, अंदर के पॉइंट पे भी, बाहर के पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब P पॉइंट को हम पहले लेते हैं इनसाइड, यानी कि इनर साइड में अगर लेते हैं तो वेयर R बिलोंग्स टू 0 से r/2। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम आपको पहले भी बताए थे, u0/4πI/d। अब जब हम इसमें करंट का फ्लो करवाएंगे, सपोज दैट I करंट इसमें मूव कर रहा है, कंडक्टिंग है तो करंट इसमें मूव करेगा। सपोज दैट इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो I करंट है। इनफाइनाइट है, हॉलो है, तो इसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो इसमें 2 रेडियस होगा, इनर रेडियस भी होगा और आउटर रेडियस भी होगा। तो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो इसमें हम करंट, जो कि I करंट इसमें मूव कर रहा है,
तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे करंट ही नहीं होगा अंदर के पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे, इसके r/2 के अगर पॉइंट अगर ले लेते हैं यहाँ पे, अगर P यहाँ हो, P लाइज बिटवीन 0 to r/2, देन नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जब r का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0 से r/2 के बीच में, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। अब क्या करेंगे, P पॉइंट हम लिए इसके बीच में, किसके बीच में, 0 से r/2 के बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब इसमें करंट है तो इसके बीच में होगा मैग्नेटिक फील्ड, r/2 से r के बीच में होगा। तो अब देखते हैं P पॉइंट जो कि इसके बीच में अब लाई कर रहा है, तो P लाइज बिटवीन, यानी कि अब हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और P लाइज कहाँ कर रहा है, R लाइज आपका कर रहा है इस बार r/2 से बड़ा और r के बीच में, यानी कि इस पॉइंट पे। इसमें करंट का फ्लो आपको क्लियरली दिख रहा है, तो ये क्लियरली इसके बीच में तो करंट का फ्लो नहीं था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, और जैसे कि आपको जे हम बता दिए हैं, जे क्या है, करंट डेंसिटी, करंट जब उसके यूनिट एरिया में डिवाइड हो जाता है तो ये आपका हो जाता है करंट डेंसिटी। तो सिंपल सा बात है, करंट डेंसिटी का वैल्यू यहाँ I/A, तो यहाँ से जब हम देखें तो आपका क्या आ गया, जब r 0 से r/2 के बीच में है तो 0, अब इसके बीच में जब रहेगा तो μ0/2 r इंटू जे, r क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि r इसके बीच में लाई कर रहा है तो r कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा r²/2r, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसमें करंट से, करंट इसमें जो फ्लो हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया बी फील्ड। जब हम बात कर रहे हैं किसमें, इस दोनों के बीच में, व्हेन P लाइज बिटवीन r/2 से r, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0/2। तो यहां से आप ध्यान से देखिए कि कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि r का वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। और r जब मैक्सिमम कब होगा, जब r का वैल्यू आप क्या रख दें, इसके सरफेस पे। तो ध्यान से देख रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ हम बताए थे कि ये पहले 0 होता है, फिर ये इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करता है कब तक, सरफेस तक। इसका सरफेस तक ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका हम जब एक बार ग्राफ बताए थे तो वो कुछ ऐसा बताए थे कि ये पहले सरफेस तक इंक्रीज करता है, कब तक, जब ये अपना रेडियस तक नहीं पहुंच जाता, उसके बाद ये क्या होता है, डिक्रीज करता है। एग्जैक्टली वही काम होगा, पहले 0 था, अब ये इंक्रीज किया इस रेट से, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जब r लाइज बिटवीन r से ज्यादा हो, यानी इसके रेडियस से, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, तब इसका जो वैल्यू होगा वो घटेगा। किस रेट से घटेगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, μ0I/2πd, d क्या है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फिर क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, और घटेगा कैसे, एक्सपोनेंशियली, यानी कि हाइपरबोलिक शेप से ये घटेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जब इस रेंज में हम करें तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस रेट से आपका μ0I/2πd से इसका क्या हो जाएगा, घटना शुरू होगा। तो ये आपका पूरा आ गया इसमें मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ विथ